नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हाईवे इंजीनियरिंग की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं फ्रेंड। और आज की इस वीडियो में मैं आपको टाई बार और पेव्ड शोल्डर के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा। जनरली ये वीडियो मैं बना रहा हूँ टाई बार को लेकर। टाई बार हम कहाँ लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, और टाई बार का शेप, साइज, स्पेसिंग क्या होना चाहिए जब हम कंक्रीट पेवमेंट में कंस्ट्रक्शन करते हैं। फ्रेंड सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट ये समझते हैं कि टाई बार की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। तो फ्रेंड टाई बार जो होते हैं, टाई का मतलब होता है बांधना। तो यहाँ पे हम टाई बार इसलिए लगा रहे हैं कि जहाँ पर हमारी जो सीमेंट कंक्रीट की पेमेंट है उसकी जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, अगर वो 4.5 मीटर से ज़्यादा होती है तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना होता है। जो हमारी सीमेंट कंक्रीट की पेमेंट है हमें दो लॉन्गिट्यूडनल हिस्सों में उसको करनी होती है। जैसे अगर हम इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड, तो इसमें हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे जो हमारी सीसी की पेमेंट है उसके दोनों साइड पेव्ड शोल्डर का कंस्ट्रक्शन भी किया है। अब अगर हम पेव्ड शोल्डर और सीसी की ओवरऑल अगर चौड़ाई नापेंगे तो वो हमारी लगभग 7.5 मीटर होती है फ्रेंड। तो ऐसी कंडीशन में हमने क्या किया है फ्रेंड, इस इमेज के परस्पेक्टिव में आपको बताऊँ, जो पेव्ड शोल्डर है उसको हमने पहले कंस्ट्रक्शन कर लिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि पेव्ड शोल्डर पहले कंस्ट्रक्शन करने के बाद क्या होगा, जब आप ये बीच में जो स्पेस, ये हमने पेव्ड शोल्डर बता देता हूँ आपको मैं, आप देख रहे होंगे ये हमने दोनों साइड के जो पेव्ड शोल्डर हैं ये हमने पहले कंस्ट्रक्शन कर लिए हैं। और बीच में जहाँ पर हमें पीक्यूसी का कंस्ट्रक्शन करना है, ये जो खाली स्पेस देख रहे हैं आप, इसमें हमें पीक्यूसी का कंस्ट्रक्शन करना है। तो पहले पेव्ड शोल्डर करने का पर्पज़ यही है कि जब हम यहाँ पे दोनों साइड पेव्ड शोल्डर कर लेंगे तो हमें बीच में खाली स्पेस डेवलप हो जाएगी जिसमें हम M30 कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अब अगर हम पहले M30 या जो हमारी पीक्यूसी पेमेंट है उसका कंस्ट्रक्शन कर लेते तो क्या होता, हमें जो दोनों साइड के पेव्ड शोल्डर कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें जो हमारी फ्लोरी है या जो भी मिक्सचर मशीन है या जो भी ट्रैफिक है जो हमारा ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन इस पर रन करना है, वो हमें सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट के ऊपर से मूवमेंट कराना होता। तो ऐसी सिचुएशन में हमारी जो कंक्रीट की पेमेंट है, जो यहाँ पर जो कंक्रीट की पेमेंट हम कर देते हैं अगर पेव्ड शोल्डर करने के पहले, तो वो डैमेज हो सकती थी, क्योंकि आपको 28 डेज़ के पहले उस पर कोई भी ट्रैफिक मूवमेंट अलाउ नहीं करना है। तो इसलिए हमने पहले क्या किया है, यहाँ पर हमने जो दोनों साइड के पेव्ड शोल्डर हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर लिए हैं और उसके बाद ये बीच का खाली स्पेस है उसमें M30 का वर्क स्टार्ट किया है। अब बिकॉज ऑफ जो हमारी सीसी की चौड़ाई हो रही है, पेव्ड शोल्डर का जो ग्रेड है कंक्रीट और जो पीक्यूसी का ग्रेड है वो सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है। इसलिए हमें जो पेव्ड शोल्डर हैं वो कंक्रीट से अलग करना होते हैं। और इसके बीच में जो आपको अगर सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट है तब भी, और अगर आप पेव्ड शोल्डर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तब भी आपको उसमें टाई बार ज़रूर प्रोवाइड कराना है। अगर आप इसमें टाई बार, ये जो आप देख रहे होंगे इमेज में, ये टाई बार हमने यहाँ पर फिक्स किए हैं, अगर आप ये टाई बार इसमें नहीं देंगे तो आफ्टर कंस्ट्रक्शन क्या होता है, जब ये जो बेस है हमारा, ये बेस है ये सेटल होता है, इसमें कंसोलिडेशन होता है जिससे अंदर कैविटी बनती है, तो उसके कारण या कई बार ट्रैफिक मूवमेंट के कारण भी जो हमारी सरफेस होती है, जो हमारी यहाँ पे एडजॉइनिंग सरफेसेस होती हैं, वो अप एंड डाउन हो जाते हैं, उसमें उतार चढ़ाव हो जाते हैं, जो हमारे कोने होते हैं उसमें गैप बन जाती है, जिससे जो एक एक्सीडेंटल पॉइंट वहाँ पर डेवलप हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन ना बने, जो हमारी सरफेसेस हैं कंक्रीट पेवमेंट और पेव्ड शोल्डर के जो फेसेस हैं वो एक दूसरे से जॉइंट होकर रहें, एक दूसरे के पास बने रहें, उनमें अप एंड डाउन ना हो, इसलिए वहाँ पर हम क्या करते हैं, टाई बार को इंसर्ट करा देते हैं। ये टाई बार जो एडजॉइनिंग फेसेस हैं हमारे कंक्रीट पेवमेंट के, उनको एक दूसरे के साथ फिक्स करता है, एक दूसरे के सेम अलाइनमेंट में उसको हमेशा रखता है। अब ये तो बात हो गई इसके पर्पज़ की। अब हम बात करते हैं टाई बार हमें जो लगाने हैं वो किस स्पेसिंग पे, किस साइज़ के, किस डाया के हमें लगाने होते हैं। तो उसके लिए हम IRC 58 2015 की टेबल को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। चलिए एक बार वो टेबल भी हम देख लेते हैं। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर हमने ओपन की है IRC 58 2015 की टेबल नंबर 6, डिटेल ऑफ टाई बार फॉर लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स ऑफ रिजिड पेमेंट्स। जो हमारी रोड की अलाइनमेंट के पैरेलल जो जॉइंट्स हमें बनाना होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स कहलाते हैं, जहाँ पर हमारी सीसी पेवमेंट की चौड़ाई मोर देन 4.5 मीटर है और एज वेल एज जहाँ पर आपको पेव्ड शोल्डर का कंस्ट्रक्शन करना है। तो जो एडजॉइनिंग सरफेस है वहाँ पर हमें टाई बार प्रोवाइड किए हैं। अब टेबल नंबर 6 क्या बोलती है, टेबल नंबर 6 से अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे फ्रेंड, तो जो हमारी टाई बार की स्पेसिंग है, डाया है और प्लेन बार है, डिफॉर्म बार कौन सी यूज करना, ये हमारी स्लैब की थिकनेस पर डिपेंड
करते हैं फ्रेंड। अगर हमारी स्लैब थिकनेस अप टू 150 mm है तो हम वहाँ पर यूज कर सकते हैं 8 mm डाया और 10 mm डाया का बार। अगर 8 mm डाया बार यूज कर रहे हैं तो हम स्पेसिंग में अगर देखें, जो मैक्सिमम स्पेसिंग यानी एक टाई बार से दूसरे टाई बार के बीच की जो दूरी अगर देखें, तो अगर प्लेन बार में 8 mm बार के लिए है 330 mm और डिफॉर्म बार यानी जो रिब्ड बार है उसमें है 530 mm। और अगर 10 mm का बार यूज कर रहे हैं तो प्लेन बार में हम मैक्सिमम स्पेसिंग ले सकते हैं 520 और डिफॉर्म बार के लिए ले सकते हैं 830 mm। अब मिनिमम लेंथ मतलब जो टाई बार हम काटेंगे, जो कटिंग लेंथ रहेगी टाई बार की, वो हमें इक्वल दोनों साइड हमें इंसर्ट कराना होगा। तो अगर 8 mm का हमने टाई बार यूज किया है तो उसमें जो प्लेन यानी जिसमें रिब्ड नहीं है तो वो हमें 440 mm हमें मिनिमम लेंथ उसकी लेनी होगी। और अगर डिफॉर्म्ड बार है तो उसकी लेंथ हमें चाहिए होगी 480 mm। इसी प्रकार से 10 mm डाया पे अगर आए तो मिनिमम लेंथ हमें जो सी कटिंग लेंथ है वो हमें चाहिए हो जाएगी 510 mm और डिफॉर्म्ड बार के लिए चाहिए होगी 560 mm। अब हम बात करते हैं जो नॉर्मली हमारी जो स्लैब थिकनेस होती है वो होती है 300 mm। जनरली हमारे मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन वर्क में 300 mm मोटाई या 30 सेंटीमीटर मोटाई की स्लैब थिकनेस ली जाती है। तो वहाँ पर हमें जो टाई बार है वो हम 12 mm और 16 mm का यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड, अच्छा तो इस टेबल का स्क्रीनशॉट पहले लेके रख लीजिए। तो 300 mm स्लैब थिकनेस के लिए 12 mm एंड 16 mm का हम टाई बार यूज कर सकते हैं। अगर 12 mm का टाई बार यूज कर रहे हैं तो मैक्सिमम स्पेसिंग रहेगी दो टाई बार के बीच में, वो प्लेन बार में रहेगी 370 mm और डिफॉर्म्ड बार में रहेगी 600 mm। 16 mm का टाई बार यूज करेंगे अगर तो प्लेन बार के लिए हम 660 mm स्पेसिंग ले सकते हैं और डिफॉर्म्ड बार में हम 1060 mm का स्पेसिंग ले सकते हैं। इसी प्रकार से जो मिनिमम कटिंग लेंथ रहेगी वो 12 mm बार के लिए रहेगी 580 जब हमारा प्लेन बार हो, और अगर डिफॉर्म्ड बार है तो वहाँ पे हम ले सकते हैं मिनिमम लेंथ 640 mm। अगर 60 mm बार यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर हम मिनिमम कटिंग लेंथ लेंगे इसकी 720 mm और डिफॉर्म्ड बार में रहेगी 800 mm यानी 80 सेंटीमीटर। यानी कि अगर नॉर्मली देखा जाए 300 mm स्लैब में जो 12 mm अगर टाई बार हम यूज कर रहे हैं, जो कि मोस्टली साइड पे हम 12 mm टाई बार यूज किया जाता है, तो वहाँ पर हम जनरली जो डिफॉर्म्ड बार है वही यूज करते हैं, प्लेन बार यूज नहीं करते हैं। तो हमें जो स्पेसिंग लेना है वो 60 सेंटीमीटर लेना है और जो लेंथ लेना है वो 640 mm जो मैक्सिमम केस में ली जाती है। इस प्रकार से टाई बार का सिलेक्शन हमें करना होता है। चाहे तो इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, IRC 58 2015 की टेबल नंबर 6 में आपको ये टेबल मिल जाएगी, ये डिटेल आपको मिल जाएगी। ओके फ्रेंड, तो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा जब भी आपकी कंक्रीट साइट पर कंक्रीट पेमेंट का वर्क चल रहा हो या पेव्ड शोल्डर का वर्क चल रहा हो तो वहाँ पर आपको टाई बार ज़रूर प्रोवाइड कराने हैं। बिना टाई बार के आपको कंक्रीट की जो चौड़ाई अगर 4.5 मीटर से अधिक है तो बिना टाई बार उसको कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, और पेव्ड शोल्डर में भी आपको टाई बार जरूर प्रोवाइड कराने होते हैं। ओके फ्रेंड, तो आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगे तो लाइक जरूर करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलता हूँ, फिर से मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।